नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी आपको बता दें कि नाथ पंथ समरस समाज पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें कि सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चौड़ो चौधरी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित नाथ पंथ से संबंधित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में उपस्थित सभी अधिकारी वक्तागण, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, इस क्षेत्र के सभी अध्येतागण और उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और भाषा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश को इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज राजभाषा हिंदी का पावन दिवस है, आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देश को जोड़ने की एक व्यवहारिक भाषा, जिसको इस देश की एक बड़ी आबादी और मैं मानता हूं बहुसंख्यक आबादी जिसे जानती है, पहचानती है और समझती है, वह राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी के बारे में एक बात जरूर है कि इसका मूल देववाणी संस्कृत से है, और जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कहीं न कहीं उनका स्रोत देववाणी संस्कृत में, वह वैदिक संस्कृत हो सकती है, व्यावहारिक संस्कृत हो सकती है, इससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए जब हम इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में यहां उपस्थित हुए हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिंदी का इस गोष्ठी से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी निज भाषा के बारे में जो शब्द व्यक्त किए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, तो मुझे लगता है कि यह भाव आज भी हम सबको, बरबस हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है, तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर, और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी, आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में एक व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है
कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा सदैव जोड़ने की रही है और संतों ने प्राचीन काल से ही भारत की ऋषि परंपरा में प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस समता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया है। याद करिए, केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता, कभी गुलाम नहीं होता। भारत की संत परंपरा ने कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा समरस समाज पर जोर देने का प्रयास किया। दूसरे संत रामानंद जी के बारे में आप देखें, रामानंद जी ने
भारत की उपासना विधि की एक विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाया, लेकिन इस विशिष्ट पद्धति के साथ साथ उन्होंने कहीं छुआछूत और अस्पृश्यता को कभी महत्व नहीं दिया, कभी भी उसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने भी इस पर जोर दिया, और वह जोर था उनका भी उस समय के समाज को जोड़ने के लिए। एक तरफ रविदास उनके शिष्य बनते हैं, दूसरी तरफ कबीरदास उनके शिष्य बनते हैं। एक लंबी परंपरा उस समाज से है जिसे आज भी समाज का एक तबका अछूत मानता है। यानी कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि समाज में हम छुआछूत और अस्पृश्यता को महत्व दें। भारतीय संत समाज ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इसे महत्व नहीं दिया, और वही नाथपंथ की परंपरा भी, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा के बारे में अगर आप देखेंगे तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इसका इस पूरी परंपरा ने कभी भी अनादर नहीं किया, सबको सम्मान दिया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। इन्हें केवल आध्यात्मिक रूप से एक व्यवहारिक धरातल पर उतरा हुआ एक ऐसा उपासना विधि थी जिसने एक और काया की शुद्धि पर ध्यान दिया और उसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन के मार्ग को प्रशस्त किया, तो दूसरी तरफ समाज को जोड़ने के लिए भी समरस समाज के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने का काम भी किया। तो आप अभी सुन रहे थे गोरखपुर से सीएम योगी को, जहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने जो है संगोष्ठी आयोजन में भाग लिया और शामिल हुए। साफ तौर पर उन्होंने नाथपंथ समरस योजना और समाज को लेकर उन्होंने उन पर बात की, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नाथपंथ समरस जो समाज है वो उनकी विशेषताओं को प्रमुखता से जो है समाज को जोड़ने का काम किया, और किस तरीके से समाज के उन सभी वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश की। तो सभी जो विशेषताएं हैं योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में गिनाई। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर जो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस में जो है अमित शाह भी जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। तो अमित शाह जो है अंतर्राष्ट्रीय जो अखिल भारतीय राजभाषा कार्यक्रम के जो आयोजन में जो है पहुंचे, और उन्होंने साफ तौर पर यहां पहुंचकर जो है उनको संबोधित किया और क्या कुछ कहा अब से थोड़ी देर में अब आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा जो है कार्यक्रम में जो है अमित शाह जो है गृह मंत्री यहां पर पहुंचे, और किस तरीके से जो है उन्होंने क्या कुछ कहा, कौन कौन सी जो बिंदुओं पर चर्चा की, साफ तौर पर कैसे जो है ये अखिल भारतीय राजभाषा का आयोजन हुआ। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको सीधे ले चलेंगे दिल्ली, जहां पर जो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उसमें जो है साफ तौर पर गृह मंत्री ने सम्मेलन में शिरकत की, और गृह मंत्री ने अमित शाह ने संबोधित भी किया। आज का दिन हीरक जयंती का दिन है। 75 साल से
हम एक यात्रा लेकर निकले हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर हिंदी के माध्यम से देश की सारी स्थानीय भाषाओं को जोड़कर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी भाषाएं, अपना साहित्य, अपनी कला और अपने व्याकरण को भी संरक्षित और संवर्धित करने का ये संकल्प लेकर आप निकले हैं। ये 75 साल की यात्रा मुझे लगता है कि अब अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की अंतिम पड़ाव पर खड़ी है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन हिंदी को संपर्क भाषा, जन भाषा, तकनीक की भाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के संकल्प का दिन है। मैं आज इस मंच से देश और दुनिया में रहने वाले सभी हिंदी भाषी भाइयों बहनों और अन्य भाषा बोलने वाले मेरे जैसे हिंदी प्रेमियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दें। मित्रों, आज अनेक कार्यक्रम यहां हुए। राजभाषा स्मारिका का लोकार्पण हुआ, स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी लोकार्पित की गई, भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया गया। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो छोटा सा बीज बोने के आप साक्षी बने हैं, आने वाले कुछ ही सालों में ये बीज वट वृक्ष बनकर हमारी भाषाओं की सुरक्षा का केंद्र बनेगा। भारतीय भाषा अनुभाग एक प्रकार से राजभाषा विभाग का पूरक अनुभाग बनेगा, क्योंकि राजभाषा का प्रचार और प्रसार तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हम हमारी सभी स्थानीय भाषाओं को मजबूत न करें और राजभाषा का इसके साथ संवाद प्रस्थापित न करें। कई सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि हिंदी का स्थानीय भाषाओं के साथ स्पर्धा है। मैं आज इस मंच से बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कभी स्पर्धा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है। इसमें स्पर्धा होने का सवाल ही नहीं। हिंदी और सभी स्थानीय भाषाएं एक प्रकार से एक दूसरे की पूरक है और इसलिए हमने निर्णय किया है कि भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से हिंदी और सभी स्थानीय भाषाओं के बीच का संबंध मजबूत किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। कोई भी लेख, कोई भी भाषण, कोई भी साहित्य का प्रकार हिंदी में है तो इसका भावानुवाद हमारा राजभाषा अनुभाग देश की सभी भाषाओं में करेगा और देश की सभी भाषाओं के साहित्य, लेख और भाषणों का अनुवाद हिंदी में भी होगा, भावानुवाद भी हिंदी में होगा और ये मैं मानता हूं ये समय की जरूरियात है। मित्रों, आज कई प्रकार के परिमाणों से हिंदी को समृद्ध करने के लिए पुस्तकों का भी प्रकाशन हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक की पुस्तक जो बैंक के कामकाज में राजभाषा का उपयोग, इसके लिए भाषा संगम, इसको लोकार्पण किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिकी और रक्षा और रक्षेतर शब्दावली का लोकार्पण किया गया। हिंदी कहावत कोष, मेरा सभी हिंदी प्रेमियों के आग्रह है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, अंशुली जी ने मुझे 5 दिन पहले दिया था। डॉक्टर शरद अग्रवाल के पुस्तक को अगर आप पढ़ लेंगे तो बोलचाल की हिंदी भाषा बहुत समृद्ध हो जाएगी। डीआरडीओ विज्ञान व विहान, वो भी एक प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में राजभाषा को मजबूत करने वाला पुस्तक है। राजभाषा की सेवा करने वाले ढेर सारे लोगों को
राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार भी दिया गया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं लंबा बोलना नहीं चाहता, मैं आपका मूड देख रहा हूं, परंतु मैं एक बात पर जरूर कहना चाहता हूं। जब मुगलों का शासन लंबे समय तक चला, तब इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में स्वाभाविक रूप से स्वराज के लिए लड़ाई शुरू हुई। पंजाब में भी हुई, राजस्थान में भी हुई और सुदूर दक्षिण में महाराष्ट्र में भी हुई। जब युवा शिवाजी को उसके साथियों ने पूछा कि शिवा, आपका उद्देश्य क्या है लड़ाई का? हमारे पास ना संसाधन है, ना साधन है, ना सेना है, ना हथियार है, इतने बड़े साम्राज्य के सामने किस उद्देश्य से लड़ना है? तब उन्होंने 3 उद्देश्य कहे थे: स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा। स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, ये तीनों को जो समाहित नहीं करता, अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से मुक्त नहीं करता। और इसलिए स्वराज के व्याख्या में ही स्वभाषा समाहित। जो देश, जो प्रजा अपनी भाषाओं की रक्षा नहीं कर सकती, वो अपने इतिहास से भी कटती है, अपने साहित्य से भी कटती है, अपने संस्कार से भी कटती है और आने वाली पीढ़ियां गुलामी की मानसिकता के साथ आगे बढ़ती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हम स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के ये शिवाजी महाराज के सिद्धांत पर बल देकर काम करें। और मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा पर बल देने का काम किया है। और प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में, बच्चे की मातृभाषा में हो, ये बहुत जरूरी समझा गया है और उस पर बहुत प्रयास किए। मैं मानता हूं कि बच्चे के बात करने की, अभिव्यक्ति की सबसे सुगम भाषा अगर कोई है तो अपनी मातृभाषा है। इसके सोचने की भाषा अपनी मातृभाषा है और उसके सोचने का, तर्क का, विश्लेषण का और निर्णय पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो इसको एक संपूर्ण बच्चा बनाता है, वो भी अपनी मातृभाषा है। इसलिए मोदी जी ने मातृभाषा पर, शिक्षा पर बहुत बड़ा बल दिया है और मैं मानता हूं कि आज का दिन भारत की सभी भाषाओं को मजबूत करना है और राजभाषा को देश की संपर्क भाषा बनाने का दिन है, जिसके माध्यम से हम अपनी भाषाओं में ही अपने देश का कामकाज कर पाए। हिंदी की ये यात्रा कई सारे 1000 साल पुरानी है। सिद्धों और नाथों की भाषा के रूप में जानी जाती थी, फिर खड़ी बोली आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर खड़ी बोली आई और बाद में हिंदी का स्वरूप आया। और मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। सन 57 की क्रांति विफल जाने के कई कारण, उसमें से एक प्रमुख कारण था कि संपर्क भाषा ही नहीं थी। इसके कारण सन 57 की क्रांति विफल हो गई थी। और आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारा देश एकमात्र देश है जो जियो पॉलिटिकल देश नहीं है, भू राजनीतिक देश नहीं है। हमारा देश जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है। हमारे देश को जोड़ने वाली अगर कोई कड़ी है तो संस्कृति। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पर भी मणिपुरी नृत्य के अंदर आपको कृष्ण मिलेगा। दक्कन में चले जाइए तो भी कृष्ण मिलेगा। गुजरात के रास में चले जाइए तो भी कृष्ण मिलेगा। हम संस्कृति से जुड़ा हुआ देश है, जियो कल्चर देश है। अगर हमारे देश की एकता संस्कृति से बनी है तो हमारी संस्कृति भाषाओं से जुड़ी और भाषाओं से बनी है। जिस दिन हम हमारी भाषाओं को गंवा देंगे, इस देश की एकता पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा।
इसीलिए ढेर सारे आजादी के हमारे संघर्ष के नेताओं ने हिंदी को न केवल राजभाषा बनाया, इसके उपयोग। तो अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से, जहां पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने जो है संबोधन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।